ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। और नाज़रीन, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया में दो नाम लिए जा रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, और बल्कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, और जो हमारी वजारत ख़ारजा ने कारनामा दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब सिलसिला ये है कि हमारा जाहिर है कि एक चैलेंज जो पाकिस्तान का रहा है वो मुआशी कारकर्दगी को बेहतर करने का है। और अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि हमारी सफारती समत तो दुरुस्त है, लेकिन ये मुआशी समत हमारी कब दुरुस्तगी की तरफ जाएगी। आपके इल्म में है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है, और हमारी जो एक बड़ा चैलेंज था वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था, FDI जिसे कहा जाता है, और उसके चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर है। फिर अब ये जो हालात चेंज हुए हैं, यानी कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटी हैं, तो उसके फ़वाइद हम तक कब मुंतकिल होंगे, और क्या क्या गैस के शोबे में, तेल के शोबे में हम क्या क्या वहाँ से हासिल कर सकते हैं, और क्या उसके लिए हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, या वो फिर मुआहदों के नतीजे में मुमकिन हो पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं इस पर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ज़रा फरमाइएगा कि अगर एक तो समत की बात करें, ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है कि द वर्ल्ड इज़ बीइंग रिसेप्टिव, हमारी बड़ी कामयाबियाँ हैं। अब ये मुआशी तौर पर जो इसके समरात हैं वो कब तक आना शुरू होंगे, अगर हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा एनर्जी का है। अशफाक साहब, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती कि ब्रांड पाकिस्तान जो है ना वो इट्स एट इट्स बेस्ट। मैं अगर फिर भी शुरू करूं थोड़ा सा FDI से, आपने उसका जिक्र किया, और फिर ईरान पे भी आ जाते हैं, पूरे मिडल ईस्ट पे और फिर अमेरिका पे। सो लेट्स तीन चीज़ों में अगर हम इनको बाइफरकेट कर दें, क्योंकि FDI जो पाकिस्तान में है, मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ कि बहुत छोटा सा एक 1.5-2 अरब डॉलर का नेट FDI का अमाउंट आता है पाकिस्तान में। इस साल भी अगर आप FDI देखें, पहले 11 माह में 1.6 अरब डॉलर है, ये 28% कम है लास्ट ईयर से। सो एक तो इसको इस तनाजुर में देखें, पाकिस्तान में 14% इन्वेस्टमेंट टू GDP है, ये भी कई दिहाइयों की लो पे है। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमिक चैलेंज जो है उसको तो अभी भी हमने लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स के सेंस में ओवरकम करना है। अगर आप इस मामले को इस निगाह से देखेंगे तो देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग के आखिर ये जो इतनी बड़ी हमारी कामयाबी है इसको हम टर्न अराउंड कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल है इसके 3-4 एरियाज हैं। एक तो ऑब्वियसली देखें, ईरान के साथ नेबर है, ट्रेड होनी चाहिए, वहां से एनर्जी है, IP पाइपलाइन है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, सीमेंट है, ये सब कुछ आप वहां से कर सकते हैं। और इसके लिए अब एक राह जो है वो हमवार हो गई है, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, आप सेंट्रल एशिया का एक रूट बना सकते हैं वहां से, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह पाकिस्तान वहां पे अपने वेजिटेबल्स हों, हमारे फार्म आउटपुट हो, हमारी फार्मास्यूटिकल गुड्स हो, सर्विसेज सेक्टर हो, ये जरूर मीट हो, अभी कार कंट्रीज में गया, ये सब भेज सकता है। 2 अरब डॉलर की इस वक्त हमारी बायलैटरल ट्रेड है। एक बात हुई थी कि इसको 5 अरब डॉलर पे ले जाया जाए। IP पाइपलाइन पे कोई कमेंट ये है, इसमें 780 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारे एंड पे बेचनी है यार। दैट रिक्वायर्स अ कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स नॉट समथिंग कि हम वो ऑफ हैंड कह दें। और मुझे मालूम है बहुत से लोग इस पे ऐसे बात कर देते हैं। हमने CPEC के अंडर भी 11,000 मेगावाट बिजली लगाई थी, आज उसकी पेमेंट्स की एक डिफिकल्टी भी है। हम अपने घर पे सोलर लगवाने जाए ना तो 4 लोगों से कोटेशन लेंगे, 5 लोगों से बात करेंगे, सिस्टम को समझेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमें ये वाइबल होगा नहीं होगा, ऑफ टेक कहां आएगी, सो वी हैव टू थिंक थ्रू दैट। बैंकिंग चैनल्स ओपन हो गए हैं, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट लोअर है मंगवाने की, इनफॉर्मली अप टू $1 बिलियन का शायद तेल आता होगा। उनका क्रूड क्या हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन हो सकता है, ये सब काम है जो विज़ ईरान जो हमें करने। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो कहा जा रहा है कि ईरान का ऑयल इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो हो सकता है, क्योंकि कुछ तो रिफाइनरीज हो, एक तो अटक वाली मेरे ख्याल में 1922 की बनी हुई है, लेकिन बाकी तो वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हम क्रूड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो रशियन भी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो हो सकता है। सो पहले रशिया पे बहुत सा टाइम लगाया और बाद में पता चला हमारी सारी रिफाइनरीज एक को छोड़ के सब अपग्रेड पार्कों को छोड़ के। हाँ जी, सो ये बात अपनी जगह है। ये जब मैं कहता होता हूँ ना अशफाक भाई, आपने तो बहुत दफा ये सेंटेंस सुना होगा यार, अपने स्ट्रक्चर पहले ठीक करें, फिर दुनिया से जो चीज बेचनी है या लेके चलानी है। इंडिया की सारी रिफाइनरीज अपग्रेडेड है, जस्ट फॉर जिस तरह जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। यस।
जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। सो अगर ये सारा काम करना है और फिर अप टू कार कंट्रीज एक रूट बन गया है, जो हमारा गवादर है वो मेरा ख्याल में कॉम्प्लीमेंटिंग पोस्ट चाबहार से होना चाहिए। इट शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रादर देन कि हम ये समझें कि कि कंपेटिटिव आना है। अब ये सारा फ्रेमवर्क मुझे बता दें कि अथॉरिटीज को लिखना है। क्यों नहीं ये काम होते? इसलिए नहीं होते कि वो फ्रेमवर्क तो सामने लाना पड़ेगा ना, कि हमने आगे अगले 5 साल में क्या फ्रेमवर्क है चाहे इस वक्त ईरान के साथ आईपी पाइपलाइन, एलपीजी के पेट्रोकेमिकल्स, हमारी एक्सपोर्ट्स वहां पे ऑल द वे टू कार कंट्रीज कैसे जाने। This is certainly a doable story that Pakistan can write. A couple of billions in trade, Central Asian access, रीजनल ट्रेड, ये हम शुरू कर सकते हैं। अब मैं एक नंबर 2 बात करूं ना, जो कोई नहीं कर रहा अभी। आई हैड अ वेरी वेरी गुड एकेडमिक सेशन ऑन दैट थिंग, इसलिए मैं उस पर जरूर कमेंट करूंगा। यार ये तो आपने रिलेशनशिप इनसे बना लिया ना, एक रिलेशनशिप और भी है ना जो यूएस के साथ बनाना है, जो यूएस के साथ इतना अच्छा, जैसे आप कहें कि हम एक दोस्ताना माहौल बना के आए हैं, उसको ट्रांजैक्शनली मोनेटाइज किस तरह करना है, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं 5 एरियाज छोड़े जा रहा हूं सो दैट हम इस डिस्कशन को शुरू कर सके। नंबर 1 पाकिस्तान की मार्केट एक्सेस ऑन टेक्सटाइल। नंबर 2 पाकिस्तान की एआई एंड डिजिटल पार्टनरशिप विद देम, जिसमें बहुत से खदोखाल हैं आगे लेकर चलने के। यूएसडीए जो उनका डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उसने निबजी पाकिस्तान में, एनएआरसी पाकिस्तान में, पीएआरसी, ये वो अदारे हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को पाकिस्तान में पनपने के लिए मदद की। 400 पीएचडी ट्रेन किए। सो एक वो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा। चौथा इसका पिलर है क्रिटिकल मिनरल्स, जिसकी बात हमने की है। अगेन वी आर स्लोअर बिकॉज बलोचिस्तान की ओवरऑल हैंडलिंग। और आखिरी पाकिस्तान का टैलेंट एंड इनोवेटिव साइड, कि हमारे एजुकेशन अपग्रेडेशन और हमारे बच्चों की वहां पे एक्सेस इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। सो ये दूसरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही है, आपने दुरुस्त फरमाया। सवाल पहले भी आपसे एक दफ़ा बहस हुई थी। सवाल ये है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे जो वफाकी हुकूमत को चलाने के एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके सामने हैं, और वफाकी हुकूमत के पास जो है लामहदूद इख्तियारात हैं। हम बड़े वेल पेड कंसल्टेंट हमने हायर किए हुए हैं, ज़ाहिर है दुनिया जहान से हमने स्पेशलिस्ट बुलाए हुए हैं। तो ये सारे आपने एरियाज़ जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, बात की है, इसके ऊपर कौन कौन काम करेगा? मतलब जाहिर है मैं और आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के तो बात कर सकते हैं। अब अमेरिका के साथ हमारी ये जो गुडविल एस्टैब्लिश हुई है, अभी तक अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो मेरे जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स, फोकस ग्रुप्स हैं, अमेरिका में जाके बैठे होते, बात कर रहे होते, और कहीं पे कोई हर्डल होती तो मैं पीछे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करता, मैं CDF को, SIFC में जो जनरल साहब बैठे हैं उनको फ़ोन करता कि मुझे इस मामले के अंदर थोड़ा सा पुश चाहिए। ये कौन करेगा? मतलब आपने बताया AI है, वहाँ पे उनके एग्रीकल्चर सेक्टर है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन ये करना किसने है और हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप तो जन्म शरफ के ज़माने में भी आपने काम किया था, किताबें लिखी हुई हैं। सवाल का जवाब चाहिए प्रिसाइजली कि क्यों नहीं हो पा रहा ये। सो इसका प्रिसाइज जवाब अब दोनों का। एक तो मैंने आपको ये फ्रेमवर्क दे दिया। प्रोग्राम छोड़ने से पहले आपको इस बजट में, जैसे मैं कहता हूँ डायरेक्शनली, बिल्कुल डायरेक्शनली ठीक है बजट, टैक्सेस कम किए, एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म अगर आप बात करेंगे ना तो आप मुझे बता दीजिएगा सवाए इसके कि प्रोविंसेस ने आपको हेल्प किया है, वरना आपको नए टैक्सेस लगाने पड़ते, और ये वफाक और प्रोविंसेस का अच्छा इश्तराक है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, खावर साहब, जो कि मैं बहुत बात करता हूं, इज अ मिसिंग एलिमेंट ऑफ दिस बजट। लीडिंग वहीं से। जहां तक आप फरमा रहे हैं यूएस का फ्रेमवर्क, जो अब मैंने एक 5 पिलर फ्रेमवर्क आपके सामने रखा है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, IT, all these have to be synthesized by very very high quality professionals। मुझे नहीं पता कि वो कब अथॉरिटीज हायर करेंगी कि वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ये फ्रेमवर्क, मैं भी बैठा ये फ्रेमवर्क ही लिख रहा था खाबर, जस्ट मुझसे किसी ने ये फ्रेमवर्क मांगा, मैंने कहा अच्छा चलो गिव मी अ फ्यू डेज। सो आई वेंट बैक टू अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव बीन एक्स रिसर्चर्स इन दीज एरियाज। सो मैं एक फ्रेमवर्क लिख रहा था तो मैंने एक 7 पेज का फ्रेमवर्क लिखा। अब ये इतना क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मैं आपको एक मजे का फ्रेमवर्क का पार्ट बताता हूं। बांग्लादेश ने अभी एक एक्सेस लिया है कि अगर हम आपसे कॉटन मंगवाएंगे, आपकी कॉटन यूज करेंगे, पाकिस्तान 7 मिलियन बेल्स खाबर इस साथ कॉटन मंगवा रहा है, 7 मिलियन बेल्स। आप इमेजिन करें 7 की 7, मैं बड़ा कॉर्नर सोल्यूशन देता हूं, मंगवा लें वहां से। यूएस ने उनको ये कहा है कि इस पे हम आपकी ड्यूटीज को बहुत लोअर कर देंगे।